जमीन खरीदना केवल पैसे देकर रसीद लेने जैसा नहीं है। मतलब ये शतरंज के एक खेल जैसा है। बिल्कुल सही कहा। इसमें हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। हाँ, जहां आपकी हर चाल का एक दस्तावेजी सबूत होना जरूरी है। अगर जमीन बेचने वाला अचानक अपनी चाल बदलता है ना, तो आपके पास चेकमेट करने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। एकदम सही। और यही हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य विषय भी है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी कानूनी भूल भुलैया को सुलझाने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर जब कोई सामान खरीदा जाता है तो पैसे दिए जाते हैं और वो सामान खरीदार का हो जाता है। हाँ, आम बाजार में तो ऐसा ही होता है। लेकिन अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की दुनिया में एग्रीमेंट होने के बाद भी तस्वीर अचानक से धुंधली हो सकती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। और ये स्रोत बहुत गहराई से समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बिल्कुल। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई विक्रेता रजिस्ट्री करने से मुकर जाए तो खरीदार अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है और अदालत में जीत हासिल करने के लिए कौन से अचूक सबूत जरूरी होते हैं। देखिए, ये स्थिति वास्तव में बहुत जटिल होती है जब बयाना जिसे हम अर्नेस्ट मनी कहते हैं, वो देने के बाद विक्रेता अचानक पीछे हट जाता है। हाँ, ऐसा तो बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे आमतौर पर दो कारण होते हैं। या तो विक्रेता को कोई दूसरा खरीदार ज्यादा कीमत देने को तैयार हो गया है, या फिर बाजार में जमीन की कीमत अचानक से बढ़ गई है। अच्छा, मतलब लालच आ जाता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में मामला सिर्फ इस बात पर तय नहीं होता कि नैतिक रूप से कौन सही है। खरीदार को अदालत में एक मुकदमा दायर करना होता है, जिसे कानूनी भाषा में संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन कहते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत से ये मांग करना कि वो विक्रेता को अपना वादा पूरा करने का आदेश दे, मतलब उसे जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहे। ठीक है, तो ये मुकदमा जीतते कैसे हैं? इस मुकदमे को जीतने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई दो मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। पहला है रेडीनेस, यानी आपकी तैयारी, और दूसरा है विलिंगनेस, यानी आपकी इच्छा या सहमति। एक मिनट, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रेडीनेस और विलिंगनेस, ये दोनों सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। आम बोलचाल में हाँ, लेकिन कानूनी रूप से इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो मान लीजिए किसी खरीदार के पास घर की तिजोरी में पूरा नकद रखा हुआ है और वो रजिस्ट्री कराने को पूरी तरह से बेताब है, तो क्या अदालत में सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि जज साहब मेरे पैसे तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत में सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होता। इसे ऐसे समझे कि ये तो वैसा ही हुआ जैसे आपने किसी को पार्टी में बुलाया हो, लेकिन उसे कभी पता ही ना भेजा हो। अगर पैसे सच में मौजूद हैं, तो क्या अदालत सिर्फ इस दावे पर विश्वास नहीं कर लेगी? देखिए, अदालत के लिए घर में रखा नकद केवल एक कहानी है। कानून भावनाओं या सिर्फ बातों पर नहीं चलता। अच्छा, तो फिर अदालत रेडीनेस को साबित कैसे मानती है? अदालत रेडीनेस को पूरी तरह से वित्तीय क्षमता के चश्मे से देखती है, और वो क्षमता कागजों पर साबित होनी चाहिए। जैसे कि क्या बकाया राशि, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की व्यवस्था तय समय के भीतर कर ली गई थी। तो इसका सबूत कैसे दिया जाए? इसका सबसे पक्का सबूत होता है आपका बैंक अकाउंट बैलेंस, या इससे भी बेहतर तरीका ये है कि विक्रेता के नाम का एक डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवा लिया जाए। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या भी तो है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का मतलब है बैंक खाते में लाखों रुपए ब्लॉक कर देना। हाँ, ये सच है कि पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर विक्रेता मुकर रहा है, तो कोई भी खरीदार अपने इतने सारे पैसे लंबे समय तक डीडी में फंसाकर क्यों रखेगा? क्या ये खरीदार के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन हमारी कानूनी रणनीति यहीं काम आती है। अदालत ये नहीं कहती कि वो डीडी आपको जीवन भर के लिए बनाकर रखना है। अच्छा, तो फिर? हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अगर विक्रेता डीडी लेने से मना भी कर दे और खरीदार को कुछ दिनों बाद वो डीडी बैंक जाकर कैंसिल भी कराना पड़े, तब भी उस डीडी की कॉपी और बैंक का स्टेटमेंट एक अकाट्य प्रमाण बन जाता है। अरे वाह, मतलब ये साबित हो जाता है कि उस तारीख पर आपके पास पैसे थे। बिल्कुल। बैंक का वो कागज इस बात की पुष्टि करता है कि रेडीनेस केवल बातों में नहीं बल्कि हकीकत में थी। ये तो बहुत ही शानदार रणनीति है। मतलब सिर्फ दावे मत कीजिए, बल्कि बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके एक ऐसा दस्तावेजी निशान छोड़िए, एक पेपर ट्रेल जिसे झुटलाया ना जा सके। एकदम सही, यही सबसे जरूरी है। चलिए, रेडीनेस यानी पैसे की तैयारी की बात तो समझ आ गई, लेकिन अदालत वास्तव में विलिंगनेस को कैसे मापती है?
क्योंकि इच्छा या नियत तो इंसान के दिमाग में होती है ना। हाँ, दिमाग में होती है, लेकिन उसे कागज पर साबित किया जा सकता है। विलिंगनेस का सीधा संबंध खरीदार के सक्रिय आचरण से है। सक्रिय आचरण मतलब उसे क्या करना चाहिए? अदालत ये देखती है कि सौदे को पूरा करने के लिए व्यवहारिक रूप से आपने क्या कदम उठाए। हमारे स्रोतों के अनुसार अपनी सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होते हैं। जैसे कि कौन से कदम? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है नियमित रूप से लीगल नोटिस भेजना। लीगल नोटिस? हाँ, जब विक्रेता टालमटोल करना शुरू करे तो खरीदार को चुप नहीं बैठना चाहिए। वकील के जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल से एक औपचारिक नोटिस भेजा जाना चाहिए। और उस नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए? उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि पैसे तैयार हैं और एक निश्चित समय सीमा जैसे 15 या 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन जरा सोचिए, जैसे ही कोई खरीदार अपने वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजता है, विक्रेता के साथ उसके संबंध तो वहीं खराब हो जाते हैं ना? हाँ, व्यवहारिक रूप से ऐसा होता है। आमतौर पर लोग अदालती पचड़ों से बचना चाहते हैं। उन्हें तो बस अपना घर या जमीन चाहिए होती है। तो क्या आपसी बातचीत से मामला सुलझाना बेहतर नहीं है? नोटिस भेजने की इतनी जल्दी क्यों? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो यह है कि अदालत निष्क्रियता को ही इच्छा की कमी मान लेती है। अच्छा, मतलब अगर आप चुप हैं तो आप खरीदना ही नहीं चाहते? बिल्कुल, और ये खरीदारों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संबंध ना बिगड़े इसलिए वे महीनों तक सिर्फ फोन पर बात करते रहते हैं या मौखिक आश्वासन पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, भारत में तो लोग अक्सर अरे भाई साहब कर देंगे वाले वादों पर चलते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब मामला अदालत में पहुंचता है तो मौखिक साक्ष्यों की कोई खास अहमियत नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि मैं उनसे मिला था, तो वो काम नहीं आएगा? सिर्फ ये कहना कि खरीदार विक्रेता से मिला था और उसने वादा किया था, इससे केस बेहद कमजोर हो जाता है। विरोधी वकील तो इसी बात को पकड़ लेंगे। हाँ, जब वकील जिरा करते हैं तो वे अक्सर ये बात सामने ले आते हैं कि एग्रीमेंट होने के बाद महीनों तक खरीदार ने कोई लिखित पत्राचार नहीं किया। कानूनी दृष्टि से अगर कुछ लिखित में नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा जाल है। इंसान सोचता है कि वो धैर्य दिखा रहा है, लेकिन अदालत सोचती है कि उसे जमीन खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। बिल्कुल सही। तो लीगल नोटिस भेजने के अलावा विलिंगनेस साबित करने के और क्या तरीके हैं? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है तय तारीख पर रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना। मतलब जिस दिन की तारीख तय थी उस दिन वहां पहुंच जाना चाहिए। हाँ, एग्रीमेंट में रजिस्ट्री की जो तारीख तय की गई है उस दिन खरीदार को पूरे पैसों के साथ सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाना चाहिए। लेकिन अगर विक्रेता वहां आए ही ना तो? यही तो कैच है। सिर्फ जाना ही काफी नहीं है, वहां जाकर अपनी उपस्थिति का आधिकारिक प्रमाण लेना होता है, जैसे कि वहां रजिस्टर में हस्ताक्षर करना या एक रसीद कटवाना। अच्छा, ताकि बाद में साबित हो सके कि मैं तो गया था। बिल्कुल, इससे साबित होता है कि खरीदार पूरे दिन वहां इंतजार कर रहा था लेकिन विक्रेता नहीं आया। इसके अलावा हमारे स्रोतों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प रूलिंग का जिक्र है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग? किस बारे में है? ये रूलिंग स्टैम्प पेपर से जुड़ी है। स्टैम्प पेपर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अदालत स्टैम्प पेपर को किस तरह से देखती है? देखिए, बेनामे या सेल डीड के लिए स्टैम्प पेपर खरीद लेना विलिंगनेस का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार खरीदे गए स्टैम्प पेपर लंबी अवधि तक, यहाँ तक कि 8 साल तक मान्य हो सकते हैं। 8 साल तक? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, अगर कोई खरीदार अपने नाम से लाखों रुपए के स्टैम्प पेपर खरीदता है और बेनामे का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करवा लेता है, तो अदालत ये साफ तौर पर देखती है कि ये व्यक्ति सौदा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध था। हाँ, बात तो सही है। कोई भी व्यक्ति बिना गंभीर नियत के स्टैम्प ड्यूटी पर इतनी बड़ी रकम खर्च क्यों करेगा? बिल्कुल, कोई नहीं करेगा। ये तो समझ में आता है। तो ये सभी कदम, बैंक स्टेटमेंट, लीगल नोटिस, रजिस्ट्रार ऑफिस की रसीद और स्टैम्प पेपर, ये सब मिलकर कागजों का एक ऐसा पहाड़ बना देते हैं जो खरीदार की नियत को साबित करता है। एकदम सही, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मान लीजिए किसी खरीदार ने ये सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल सही तरीके से पूरी कर ली। उसने अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस दोनों साबित कर दी। इसके बाद कानून उसे क्या ताकत देता है? यहीं पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की असली भूमिका शुरू होती है। और इस संदर्भ में सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया था साल 2018 में। 2018 में? ऐसा क्या हुआ था तब?
2018 का संशोधन पूरी कानूनी तस्वीर को बदल कर रख देता है। तो ये संशोधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इससे पहले अदालतें किस तरह से काम करती थीं? देखिए, 2018 से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी विक्रेता को रजिस्ट्री करने के लिए मजबूर करना, ये अदालत का विवेकाधिकार हुआ करता था। विवेकाधिकार यानी डिस्क्रेशनरी पावर। हाँ, इसका मतलब है कि ये पूरी तरह जज पर निर्भर करता था कि वो रजिस्ट्री का ऑर्डर दे या ना दे। कई बार अदालत सोचती थी कि विक्रेता को मजबूर करने के बजाय खरीदार को उसका पैसा ब्याज सहित वापस दिला देना ही काफी होगा। अच्छा, मतलब जमीन नहीं मिलेगी, बस पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन 2018 के संशोधन ने इस विवेकाधिकार को खत्म कर दिया। अब अगर खरीदार अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस साबित कर देता है तो रजिस्ट्री का आदेश देना अदालत के लिए एक नियम बन गया है। अरे वाह, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। यानी अब अदालत ये नहीं कहेगी कि ठीक है, अपना पैसा वापस लो और घर जाओ। बिल्कुल नहीं, अब अदालत को रजिस्ट्री करवानी ही होगी। अगर खरीदार सही है तो अदालत विक्रेता की जगह खुद ही रजिस्ट्री करवा सकती है। हाँ बिल्कुल। ए मंजुला बनाम के साईराम जैसे हालिया मामलों ने भी इसी बात पर मुहर लगाई है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बदलाव लाया क्यों गया? क्या अदालतों को ये एहसास हुआ कि अचल संपत्ति के मामलों में सिर्फ पैसा वापस कर देना न्याय नहीं है? आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। कानून ने इस बात को पहचाना कि हर जमीन या संपत्ति अपने आप में अनूठी होती है। हाँ, लोकेशन तो यूनिक ही होती है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने एक विशेष लोकेशन पर एक विशेष लेआउट का घर पसंद किया है तो उसे सिर्फ पैसे देकर उस सपने की भरपाई नहीं की जा सकती। सही कहा। इसलिए 2018 का संशोधन लाया गया ताकि अनुबंधों की पवित्रता बनी रहे और बाजार में विश्वास कायम रहे। और एक बात और, अगर किसी तकनीकी कारण से रजिस्ट्री नहीं भी हो पाती है तो क्या होता है? पैसे डूब जाते हैं? नहीं, पैसे डूबते नहीं हैं। कानून बयाना वापसी के साथ साथ 6 से 18% सालाना ब्याज, ब्रोकरेज, लीगल फीस और अन्य नुकसान के लिए मुआवजे का भी प्रावधान करता है। ये तो बहुत अच्छी सुरक्षा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पूरी अदालती लड़ाई चल रही होती है तो खरीदार को सबसे बड़ा डर ये रहता होगा कि कहीं विक्रेता उस जमीन को चुपके से किसी तीसरे व्यक्ति को ना बेच दे। हाँ, ये डर तो रहता है। तो उसे रोकने का क्या तरीका है कानून में? इसके लिए इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर का प्रावधान होता है। जैसे ही मामला अदालत में जाता है, खरीदार का वकील सबसे पहले एक अस्थायी निषेधाज्ञा या स्टे ऑर्डर की मांग करता है। अच्छा, मतलब जमीन पर स्टे लग जाता है। हाँ, ये आदेश विक्रेता को उस संपत्ति को बेचने, गिरवी रखने या उसमें कोई भी बदलाव करने से रोकता है। ये एक तरह से जमीन को तब तक के लिए फ्रीज कर देता है जब तक कि अंतिम फैसला ना आ जाए। चलिए, कानून की किताबों, धाराओं और संशोधनों की बात तो गहराई से समझ आ गई। लेकिन जब ये जमीन जायदाद के विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां से क्या दिशा निर्देश मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले हैं इस पर। क्योंकि देखिए, भारत में कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है और जमीन की कीमतें रातों रात बदल जाती हैं। आपने समय की बात की तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में सबसे बड़ा जोर समय पर ही रहा है। 1997 का एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है, केएस विद्यानंदम बनाम वैरावन। इस केस में क्या हुआ था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि शहरी संपत्तियों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। 1990 के दशक में भी यही हो रहा था और आज भी यही होता है। हाँ, प्रॉपर्टी के दाम तो आसमान छूते हैं। इसलिए अचल संपत्ति के सौदों में समय अक्सर अनुबंध का सार होता है। मतलब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस अनुबंध का सार होने का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव यह है कि खरीदार एग्रीमेंट करके सो नहीं सकता। अच्छा, मतलब आपको एक्टिव रहना होगा। बिल्कुल। इस केस में यही समझाया गया कि अगर एग्रीमेंट के बाद खरीदार महीनों या सालों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाता और अचानक जमीन की कीमतें दोगुनी होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या अदालत मदद करेगी? नहीं, अदालत उसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि इतनी लंबी देरी के बाद पुरानी कीमत पर रजिस्ट्री करवाना विक्रेता के साथ अन्याय होगा। ऐसे मामलों में अदालत सिर्फ पैसा वापस दिलाने का आदेश दे सकती है। यानी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। एक और बहुत ही आम धारणा है जो अक्सर छोटे शहरों या कस्बों में देखने को मिलती है। कौन सी धारणा? लोग कहते हैं कि अगर एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्ट्रार के पास जाकर
आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है तो वो महज एक रद्दी का कागज है और अदालत उसे नहीं मानेगी। क्या ये बात सच है? नहीं, ये रियल एस्टेट से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अच्छा, तो अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी काम आता है? बिल्कुल काम आता है। लोग अक्सर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बीच उलझ जाते हैं। 2010 का एस कला देवी मामला और 2023 का मुरुगानंदम मामला इस भ्रम को पूरी तरह से दूर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इन मामलों में? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भले ही बयाना एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड हो या केवल एक सादे नोटरी वाले स्टैम्प पेपर पर बना हो, फिर भी वो अदालत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में सबूत के तौर पर पूरी तरह से मान्य है। ये कैसे संभव है? मतलब अगर दस्तावेज रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कानून उसे मान्यता कैसे दे सकता है? इसके पीछे का तर्क समझना जरूरी है। देखिए, एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी जमीन का मालिकाना हक यानी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, मालिकाना हक के लिए तो रजिस्ट्री जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि दो लोगों के बीच एक सौदा हुआ था और कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। अच्छा, तो मुकदमे के लिए इतना काफी है? हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में अदालत केवल उस सौदे के वजूद को देखती है और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट उस वजूद को साबित करने के लिए पूरी तरह से वैध दस्तावेज है। ये जानकारी तो कई लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और अगर उस एग्रीमेंट में कोई विशेष समय सीमा लिखी हो, जैसे कि अगले 60 दिनों के भीतर पूरा पैसा देना होगा, तो उस समय सीमा को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है? बहुत ही कठोरता से। 2023 के बसवराज और 2024 के अलागम्बल मामले इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। इनमें क्या फैसला आया था? इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अग्रीमेंट में भुगतान की कोई स्पष्ट समय सीमा तय की गई थी और खरीदार ने उस समय सीमा के भीतर पैसे की व्यवस्था नहीं की, तो उसका मुकदमा खारिज हो जाएगा। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। वहां ये बहाना नहीं चलता कि बैंक से लोन पास नहीं हुआ या पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। और क्या ऐसा भी होता है कि खरीदार मुकदमा करने की तैयारी कर ही रहा हो और विक्रेता चालाकी दिखाते हुए अपनी तरफ से एक नोटिस भेजकर अग्रीमेंट को एक तरफा कैंसिल कर दे? अरे ऐसा तो अक्सर होता है और इसके लिए 2025 का संगीता सिन्हा जजमेंट बहुत प्रासंगिक है। इस फैसले में क्या कानूनी प्रक्रिया बताई गई है? इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर विक्रेता ने एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है तो कानूनी नजरों में वो अनुबंध अब अस्तित्व में नहीं है। तो फिर खरीदार क्या करे? खरीदार सीधे अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे रजिस्ट्री करवा कर दें। उसे एक सीढ़ी और चढ़नी होगी। सबसे पहले उसे अदालत में उस कैंसिलेशन को चुनौती देनी होगी और ये साबित करना होगा कि वो कैंसिलेशन अवैध था। अच्छा, मतलब पहले कैंसिलेशन रद्द करवाओ, फिर रजिस्ट्री मांगो। बिल्कुल। जब कैंसिलेशन रद्द होगा तभी रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा। ये तो एक के बाद एक दरवाजे खुलने जैसा है। और क्या अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कभी ऐसा फैसला भी सुनाती है जो दोनों पक्षों के लिए बीच का रास्ता हो? हाँ, बिल्कुल सुनाती है। 2002 का निर्मला आनंद और 2017 का जयकांथम मामला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें क्या हुआ था? अदालतें हमेशा इक्विटी यानी न्यायपूर्ण संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि खरीदार की नीयत तो सही थी, लेकिन किसी वजह से थोड़ी देरी हो गई और इस बीच जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में पुरानी कीमत पर रजिस्ट्री करवाना तो विक्रेता का नुकसान है। सही कहा। इसलिए अदालत खरीदार को आदेश दे सकती है कि वो मौजूदा बाजार भाव के अनुसार विक्रेता को कुछ अतिरिक्त पैसा दे। ये तो बहुत ही बढ़िया समाधान है। इस तरह खरीदार को जमीन मिल जाती है और विक्रेता को उसका वाजिब दाम। बिल्कुल, दोनों का फायदा हो जाता है। अगर हम इन सभी ऐतिहासिक मुकदमों को एक साथ रखकर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कानून अंधा नहीं है। वो देखता है कि कौन सा पक्ष अपने अधिकारों को लेकर सो रहा था और कौन जाग रहा था। ये एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लिमिटेशन एक्ट यानी समय सीमा का कानून बहुत अहम हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट? इसमें कितनी समय सीमा होती है? किसी भी एग्रीमेंट के टूटने या विवाद शुरू होने की तारीख से मुकदमा दायर करने के लिए अधिकतम 3 साल की लिमिटेशन अवधि होती है। सिर्फ 3 साल? हाँ, यह 3 साल का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बाजार में अनिश्चितता न रहे।
कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अधिकारों को लेकर वर्षों तक सोते रहते हैं। तो इस समय सीमा के भीतर ही अदालत पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल, इस समय सीमा के भीतर ही पूरे दस्तावेजी सबूतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का असल में क्या मतलब है? निष्कर्ष तो स्पष्ट है, जमीन के सौदों में बीमारी होने से पहले बचाव ही बेहतरीन उपाय है। एकदम सही। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई अचल संपत्ति में लगा रहा है तो उसे ये समझना होगा कि केवल बातों से काम नहीं चलेगा। वित्तीय तैयारी यानी रेडीनेस को घर में नहीं बल्कि बैंक के रिकॉर्ड में रखना चाहिए। हाँ, और वो पेपर ट्रेल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और विक्रेता के साथ हर बातचीत को लिखित रूप देकर, चाहे वो नोटिस हो या रजिस्ट्रार ऑफिस की रसीद, अपनी सक्रिय इच्छा या विलिंगनेस साबित करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा कि अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी एक ढाल बन सकता है। सही बात है, लेकिन समय सीमा का पालन और ठोस दस्तावेजी साक्षी अदालत में सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। ये समझना कोई कोरा किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक अत्यंत व्यावहारिक रक्षा तंत्र है। जब किसी व्यक्ति के जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगी हो तो हर कदम फूंक फूंक कर और कागजी सबूतों के साथ ही रखना चाहिए। बिल्कुल, अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। और अंत में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? देखिए, आज हम बैंक बैलेंस, डिमांड ड्राफ्ट, लीगल नोटिस और स्टैम्प पेपर जैसी मैनुअल प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कागजों के जरिए अदालत में कैसे साबित किया जाए कि कोई खरीदार तैयार और इच्छुक था। हाँ, ये सब तो काफी पुरानी प्रक्रियाएं लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तेजी से तकनीक विकसित हो रही है, विशेष रूप से ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में, जरा सोचिए। अच्छा, आप ब्लॉकचेन को रियल एस्टेट से जोड़ रही हैं? हाँ, क्या भविष्य में रेडीनेस और विलिंगनेस को साबित करने के लिए इतनी लंबी जिरा, वकीलों या शायद अदालतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या ऐसा समय आएगा जब ब्लॉकचेन पर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर देगा और डिजिटल रजिस्ट्री पूरी कर देगा, जिससे किसी भी विक्रेता के मुकरने का विकल्प ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये तो सच में रियल एस्टेट की पूरी दुनिया को ही बदल के रख देगा। कोई मुकर ही नहीं पाएगा। इस बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए।